हाँ जी, अब हम सीख रहे हैं जी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है? जब भी ये ना रिजर्व्स का जो भी ट्रीटमेंट है, ये मैं बेसिकली उन चीज़ों का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ जो चीज़ें बांटनी है और जो नहीं बांटनी है। ये सारे चैप्टर्स में सेम है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट बार ही सिखा रहा हूँ। यही सेम ट्रीटमेंट एडमिशन में भी है, यही सेम रिटायरमेंट में भी है, और यही सेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट हाँ, डिसोल्यूशन में ट्रीटमेंट सबके अलग थे, वो हमने अलग से सीखे। ठीक है जी, अब मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है। जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, मतलब नया बंदा आएगा, या रिटायरमेंट होगी, कोई भी एक बंदा जाएगा, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उन्होंने अपनी रेशो बदल ली, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है। देखो, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखने से पहले समझना है कि भाई इनका करना क्या है। अब हमारी रिटायरमेंट या किसी भी चीज़ का मतलब क्या है कि जो भी हमारी फर्म है वो बंद हो रही है, तो इस चक्कर में हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, रिजर्व जो है ये हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। लिखो जी, दे विल अपीयर इन दी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। तो जो चीज़ें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेंगी उनके बैलेंसेस क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सो दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। और जब मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कब करना है? सिर्फ इन चार चीज़ों के अंदर मुझे इनको क्या चीज़ करना पड़ेगा जी, डिस्ट्रीब्यूट। तो जब भी मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मेरी जर्नल एंट्री क्या चीज़ हो जाएगी, इसके लिए बांटने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। जब भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मेरी एंट्री क्या चीज़ बन जाएगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। रिजर्व्स हो या कोई भी और चीज़ हो, यही सेम टू सेम चीज़ आएंगी। बट ना मुझे ये ध्यान रखना है कि भाई किन किन आइटमों को बांटना है, किन किन आइटमों को नहीं बांटना। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ ना, मुझे सारी आइटमें सेम सेम सी लगती है, यार ये भी बांटूँ या ये भी ना बांटूँ, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से इन आइटम्स को नोट कर लो, ये सारी आइटम लायबिलिटी साइड में मिलेंगी और मुझे इनको बांटना ही बांटना है। ठीक है जी, लिखो जी, आइटम्स दैट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर, ये फ्रॉम द लायबिलिटी साइड है, मुझे सिर्फ इन्हीं आइटम्स को बांटना, बाकियों को नहीं बांटना। आइटम्स ऑफ द लायबिलिटी साइड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर, और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री एक ही बनेगी जो मैंने ऊपर लिखी है, क्या थी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। और अमाउंट मैंने कौन सी रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। तो ये सारी आइटम्स कहाँ से आनी जी, लायबिलिटी साइड में से, जिसको मुझे बांटना है। इनके नाम नोट करो। पहला लिखना है जी इसके अंदर रिजर्व, दूसरा लिखा होगा जर्नल रिजर्व, तीसरा लिखा होगा जी रिजर्व फंड, फिर रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज का मतलब क्या हो गया जी, इमरजेंसीज। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंश्योरेंस फंड, accumulated profits, workman compensation fund एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन दोनों के साथ स्टार लगा देना, इनके स्पेशल केसेस हैं जो भी हम लोग सीखेंगे, जिसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन होगा। मतलब इन 10 की 10 आइटमों को हम लोग रिटायरमेंट में या एडमिशन में बांटेंगे। सभी को बांटने की क्या एंट्री है, रिजर्व्स 2A 2B 2C, बिकॉज ये सारी आइटमें कहाँ मिलेंगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो इनका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। जब भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएंगी, डेबिट। सबकी एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व्स 2A 2B 2C। 10 की 10 आइटमों के नाम क्या क्या एक बार नोट कर लेते हैं। पहला है जनरल रिजर्व या रिजर्व्स, फिर रिजर्व फंड, फिर हमारे पास क्या है, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, सेम चीज़, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिक्कत पता किसने देनी है, इसने, इंश्योरेंस फंड ने। हमें लगे यार इंश्योरेंस फंड नहीं बटेगा, बट इंश्योरेंस फंड बटेगा। ठीक है जी, पार्टनर से रिलेटेड पैसा है। फिर एक और क्या बचना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक IF है, वो एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। इनके अलग अलग ट्रीटमेंट है जो हम लोगों ने सीखे थे, वो अभी हम करके देखने लगे। ठीक है, जब सिमिलरली कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं जो असेट साइड से आएंगी, जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। लिखो जी, इनसे रिलेटेड आइटम्स फ्रॉम द असेट साइड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर, पहले वाली आइटमें कहाँ से थी जी, लायबिलिटी साइड। अगली आइटमें कहाँ से आएंगी जी, असेट साइड से, जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। ठीक है जी, अभी जितनी आइटमें असेट साइड से आएंगी तो इनके बैलेंसेस क्या होंगे, सबसे पहले तो ये बताओ, डेबिट। लिखिए जी, दे हैव अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि आइटमें कहाँ से हैं, असेट साइड से। और जब मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। अभी कौन कौन सी आइटम है,
ये इन आइटमों के पहले नाम नोट कर लेता है, फिर एंट्री करेंगे। दीज आइटम्स आर P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस। P&L अकाउंट ही एक ऐसे आइटम है जो कभी लाइबिलिटी में भी हो सकता है, कभी असेट में भी हो सकता है। लाइबिलिटी में तो उसका बैलेंस क्रेडिट है, असेट में तो उसका बैलेंस क्या है, डेबिट। P&L अकाउंट के बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, या इसको लिखा आ सकता है एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। ये हमारे लिए एक टाइप का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको भी हम खत्म करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, गुडविल, मानो कोई भी पुरानी गुडविल अपीयर हो रही है, उसको भी हमने क्या करना है, खत्म। कोई भी और टाइप का लॉस, एंड लास्टली एनी अदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन पांचों में से, पांचों तो खैर क्या ही आना है, इसमें से ना सिर्फ 3 ही आइटम मिलेंगे आपको। ये वाला, एक तो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एक आपको मिलेगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, और एक आपको क्या मिलेगा, गुडविल। ठीक है जी। इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है जी। अभी बताया सभी आइटम में कहाँ मिलेंगी, बैलेंस शीट की असेट साइड में। ठीक है जी। तो इनके बैलेंसेस क्या होंगे, डेबिट। जब भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। तो इनकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, ABC टू P&L, या गुडविल, या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। और इसको मैं कौन सी रेशो में बांटूंगा जी, ओल्ड रेशो। आपको ना बस ये याद ध्यान है, क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या क्या बटना है, क्या क्या नहीं बटना। क्वेश्चन करना तो आसान नहीं हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड वाली बता दी कौन कौन सी आइटम में बटती है, असेट साइड वाली आइटम में बता दी कौन कौन सी बटती है, हमने बांट ली। बट कुछ आइटमें ऐसी हैं जिनके ना नाम से हमें लगेगा कि यार इनको बांटना चाहिए, बट हम लोग उनको नहीं बांटते। ठीक है जी। बिकॉज वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू दी पार्टनर, रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयज़ होती है, तो उनको बांटना अलाउड नहीं है। उनको बांटेंगे तो हमें जेल हो जाएगी रियल लाइफ में। ऐसी आइटमों को मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ कौन कौन सी है। ये लिखिए जी, आइटम्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर, कुछ आइटम ऐसी है जिनको हम लोगों ने कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इनको मैं बोल रहा हूँ ये हमारी क्या है, पक्की लायबिलिटी है, मतलब पे करना ही करना है। लिखनी है, हाँ जी लिखनी है जी। इनको जरूर माइंड में याद रखना है, क्योंकि सारी लायबिलिटी सारी कहाँ मिलेंगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। इनको बांटना नहीं है, नाम से लगे इनको बांट दो, बट बांटना नहीं है। ये कौन कौन सी है इसमें नोट करो। पहली, ऑल लायबिलिटीज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज, सारी सारी एम्प्लॉइज से रिलेटेड लायबिलिटीज, जिसमें मेनली क्या आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा, वही एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यहाँ ना सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाते हैं जो हमने पढ़े नहीं थे बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, इसको भी नहीं बांट सकते। किसके लिए निकाला हुआ जी, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हमने कुछ पैसे साइड में निकाल के रखे हुए हैं, तो एम्प्लॉय के पास ही जाएंगे, खुद नहीं बांट सकते पार्टनर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेम चीज़ है। एम्प्लॉय सेविंग फंड, ये भी दोबारा एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो इसको हम नहीं बांटेंगे। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ऑल प्रोविजंस, और प्रोविजंस को कभी भी नहीं बांटते। और लास्टली, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, इसको भी हम लोगों ने कभी भी नहीं बांटना। इन सारी की सारी चीज़ों को हम क्या मान के चलेंगे, हमारी क्या पक्की लायबिलिटी है। पक्की लायबिलिटी से क्या मतलब है, ये हमेशा बैलेंस शीट में आएंगी ही आएंगी, इनको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये 8 आइटम है जिनको हमने कभी भी नहीं बांटना। नाम नोट कर लो, फिर आगे चले। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, भाई जो अभी तक हम लोग ने ट्रीटमेंट सीखे थे ना, हम ये ना मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ाया था कि हमारे पास ना रिजर्व्स 2 टाइप के हैं। ठीक है जी। एक तो जर्नल रिजर्व, ठीक है जी, और दूसरे कौन से आ जाते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है जी। जर्नल रिजर्व का तो एक ही ट्रीटमेंट है, जैसे अभी हमने पीछे किया जी, इनको बांटना ही बांटना है। स्पेसिफिक रिजर्व का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अलग होगा, जो हर चैप्टर में अलग होगा। ठीक है जी। बट ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये 4 चैप्टर में चलने वाला है। किस किस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बस सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने मान के चल रहे कि ए बी और सी 3 पार्टनर है। पुरानी रेशो क्या थी, 2:1। उधर उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा था जी 40,000 रुपये का। बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, अलग अलग सिचुएशन में वही सीखने लगे। लिखो जी, केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो क्या करेंगे, इसका बांट देंगे। ठीक है जी। बस ये चीज़ मान के चलेंगे, ए बी और सी पक्के चोर है, कहीं से कोई भी पैसा आएगा बांट लेंगे। इन्होंने वर्कर्स के नाम का रखा था, वर्कर्स क्लेम लेने नहीं है तो पूरा पूरा पैसा बांट लेंगे। तो जब हम इसको बांटेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2A 2B 2C।
ये 40,000 को बांट दिया अपनी पुरानी रेशो क्या थी 2:1। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशो में बांट दो। 2:1 में बांटने के बाद अमाउंट बन जाएगा 16,000, 8,000। केस नंबर 1 डन। लिखिए जी केस नंबर 2। उसने बोल दिया क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹20,000। अब फंड कितने का था 40, क्लेम कितने का आ गया 20,000। ABC तो पक्के चोर हैं, पैसे की वेट कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी आएगा आपस में बांट लेंगे। रखे कितने 40, क्लेम कितने का आ गया 20, बाकी कितने बच गए 20,000 आपस में बांट लेंगे। बांटेंगे एंट्री लायबिलिटी है, बैलेंस क्रेडिट है, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000। आप लोग चाहो तो क्लेम की जगह वर्ड प्रोविजन भी लगा सकते हो, सेम चीज़ है। ठीक है जी। बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना बच गया जी 20,000। ये ABC अपनी रेशो में बांट लेंगे। रेशो क्या थी 2:1। ठीक है जी। बांट के कितना बन रहा है 8,000, 8,000, 4,000। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹40,000। फंड भी कितने का था 40, क्लेम भी कितने का आ गया जी 40। तो क्या करें पूरा का पूरा अमाउंट सीधा कहाँ आ जाएगा क्लेम में। ABC कुछ बांट ही नहीं सकते, कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए। तो जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का आएगा जी 40,000, 40,000। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे आगे करेंगे ही, ये जो भी क्लेम का अमाउंट है ना ये हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। फिर कहेंगे हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करती। उसका रीज़न ये है हम इसको लायबिलिटी में डाल के आना भूल जाते हैं। जो भी क्लेम है हमने ना इस चैप्टर में पेमेंट नहीं करनी। रिटायरमेंट में मैंने इनकी पेमेंट भी की थी, यहाँ पेमेंट नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ एज अ लायबिलिटी मान के चल डिसोल्यूशन में इसकी पेमेंट भी की थी, यहाँ इसकी पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ट्रांसफर करके आ जाए। एक लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट, क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹50,000। या तो केस नंबर 2 या केस नंबर 4 आपके बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा जी, इंपॉर्टेंट है जी। अब क्लेम कितने का आ गया 50, फंड कितने का पड़ा था जी 40, क्लेम कितने का आ गया 50, 10,000 रुपये का आपको क्या हो गया लॉस। तो ये लॉस है तो कौन से अकाउंट में जाएगा रीवैल्यूएशन। ठीक है जी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का आ गया जी ये 40 और ये कितने का आ गया जी 50। कितने का क्लेम आ गया जी 10,000 रुपये। आपको एक्स्ट्रा लॉस हो गया तो लॉस कौन से अकाउंट से निकलेगा जी रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें कितना डाल दूंगा जी 10,000। बाकी अगर बांटने तो बांट के दिखा देंगे, अभी तो हम छोटे बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो इसको कोई बांटने की भी जरूरत नहीं, बाद में बांट के दिखा देंगे। आ गया जी ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। IFF का क्या ट्रीटमेंट है, अगर रिटायरमेंट होगी, एडमिशन होगी या डेथ ऑफ अ पार्टनर होगा तो वही सेम चीज़ें। देखो हमारे पास उससे क्वेश्चन के अंदर गरीब सी बैलेंस शीट दे दी, या लिखा हुआ IFF 40,000 या इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 2 लाख। लिखो जी केस नंबर 1 व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो क्या मान के चलेंगे ABC पक्के चोर हैं, जो IFF के नाम के 40,000 रुपये निकाले थे वो आपस में बांट लेंगे। ठीक है जी। जब इसको बांटेंगे तो ये लायबिलिटी है, बैलेंस क्या क्रेडिट, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी IFF अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। ये 40,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी 16 16 8। ABC पक्के चोर है, इसको बांट लेंगे, जहां से जो भी कोई पैसा आएगा बांटते चलेंगे। ठीक है जी। अब बेसिकली देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पर्पस क्या है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो, डाउन हो, तो उसका जो नुकसान है वो पार्टनर के पास ना आ जाए डायरेक्टली, उसको पहले हम कहाँ से निकालेंगे IFF से। फिर भी ज़्यादा नुकसान हो जाए तो किस में डाल देंगे रीवैल्यूएशन से, ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में, और अगर फायदा हो जाएगा तो ये आपस में बांट लेंगे। तो केस नंबर 2 लिखेगा जी, हाँ जाना तो पार्टनर के पास ही है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। मार्केट वैल्यू द इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। पुरानी वैल्यू कितनी थी 2 लाख, नई वैल्यू भी कितनी आ गई 2 लाख। और हाँ पेपर में जो थोड़ी सी चालाकी करता है वो ना मार्केट वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में लिख के आएगा,
ब्रैकेट में लिखी होगी, और एडजस्टमेंट हिडन होगी, हमें पता ही लगेगा है, तो खुद जाके करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वाली कितनी है जी 2 लाख, पुरानी वाली कितनी थी 2 लाख, तो ABC पक्के चोर है, उन्होंने कितने पैसे साइड में निकाल के रखे थे 40,000, वैल्यू तो डाउन गई नहीं, तो 40 का 40,000 बांट लेंगे। बांटने की एंट्री बोलो, IFF 2A 2B 2C, सेम एंट्री दोबारा, क्योंकि ABC चोर है, उन्होंने 40,000 साइड पे निकाल के रखे थे कि वैल्यू डाउन हो जाएगी तो यूज़ करेंगे, हुई नहीं तो पूरा बांट देंगे। कितना आ गया जी 16 16 8, ठीक है जी। थर्ड केस, अब उसने बोल दिया मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000। ये मार्केट वैल्यू ऐसे भी लिखी आ सकती है, मार्केट वैल्यू 1,90,000 बैलेंस शीट में ही, अगर बैलेंस शीट के अंदर है इट इज अ इंप्लाइड एडजस्टमेंट, छुपी एडजस्टमेंट है, नीचे नहीं लिखी हुई। अब देखो पुरानी वाली कितनी थी 2 लाख, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी आ गई 1,90,000, कितने से डाउन होगी 10,000, 10,000 पे कहाँ से निकालूंगा IFF से, बाकी बचा हुआ अमाउंट आपस में बांट लूंगा। तो अब इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 2A 2B 2C, ABC पक्के चोर है, ठीक है जी। IFF कितना जा रहा है जी 40,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कितने से कम होगी 10,000, बाकी के 30,000 रुपये ABC आपस में अपनी रेशो में बांट लेंगे। रेशो क्या दी 2:1, बांटो जी 2:1 में बांट के कितना बन रहा है ये 12,000 12,000 6,000। और अब आप मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अब मैं शो करूंगा 1,90,000 रुपये, जो बैलेंस शीट में शो होएगा। और एंट्री क्या बनेगी IFF टू इन्वेस्टमेंट्स टू A to B to C। इसके पीछे का अगर मैं लॉजिक समझूं तो ये है कि IFF लायबिलिटी है, ठीक है जी, लायबिलिटी खत्म हो रही है तो क्या हो गया जी डेबिट, असेट भी कम हो रही है तो वो भी क्या होगी जी क्रेडिट। केस नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,60,000, पुरानी कितनी थी 2 लाख, नई वैल्यू कितनी आ गई 1,60, कितने का लॉस हुआ 40,000, 40 का 40 कहाँ से निकालूंगा IFF से, तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 40,000 40,000। ABC पक्के चोरा, कुछ बांट ही नहीं सकते, कुछ बचा ही नहीं बांटने तो क्या ही बांटेंगे, तो इस वजह से आएंगे पे डाल के भूल जाएंगे, ठीक है जी। केस नंबर 5, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, सबसे इम्पॉर्टेंट केस इन्वेस्टमेंट। ये ना सारे 1 मार्क में आने, एक एक नंबर के अंदर यही क्वेश्चन बनेंगे, जो उसने 16 पूछने पार्टनरशिप में से, तो उसके अंदर यही क्वेश्चन बनेंगे। मार्केट वैल्यू दी इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, पुरानी वैल्यू कितनी थी 2 लाख, नई कितने पे आ गई 1,20, काटा कितने का हो गया 80,000, 40,000 तो कहाँ से निकलेगा IFF, 40,000 का फिर भी लॉस हो गया तो कहाँ से निकलेगा रीवैल्यूएशन। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी लिखो जी IFF अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 40 40 80। लास्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केस नंबर 6, नहीं अभी लॉसेस को नहीं बांट रहे हम, एंड में बांटेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2,10,000। अब सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितने पे आ गई 2,10, पुरानी कितनी थी 2 लाख, नई कितने पे आ गई 2,10। पहले तो ABC पक्के चोर हैं, पहले तो इस IFF को बांटेंगे। इस IFF को बांटने की एंट्री क्या थी IFF अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C, ये 40,000 को बांट लो, कितना आ गया जी ये 16 16 8, बाकी कितने बच गए जी। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कितनी होगी 2,10, 10,000 रुपये का आपको क्या हो गया जी फायदा, वो कौन से अकाउंट में जाएगा रीवैल्यूएशन। अब असेट बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी डेबिट, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000 10,000। अभी इसको बांटने की जरूरत नहीं, यहीं पे डाल के छोड़ दो। जी तो नेक्स्ट टॉपिक हम सीख रहे हैं जी रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये इनका हॉट फेवरेट टॉपिक है जी, 6 नंबर में यही आना है, ठीक। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इससे पहले अभी तक जितने भी हमारे अकाउंट्स बने थे ना, सारे के सारे हम लोगों ने जब भी कंसेप्ट बनाए थे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे बनाए थे,
हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में क्या था, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को मैंने उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया था जिस पे मैंने खरीदा था, ठीक है जी। बट जब भी ये 4 सिचुएशन आ जाती है, मेनली क्या क्या है, पार्टनर का क्या हो रहा है, एडमिशन, पार्टनर की क्या हो रही है जी, रिटायरमेंट, या क्या हो रही है जी, डेथ, या क्या हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमें असेट्स और लायबिलिटी को आज की वैल्यू के ऊपर रीवैल्यू करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग क्या बना देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। इसको बनाने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, इसका एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई पेपर में पूछो और हम कहे जी हमें आता ही नहीं है, बहुत सारे मूर्ख यही गलती मान के चलते हैं जी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए इसकी नेचर, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ठीक है जी। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करूंगा। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है जी। यहाँ मैं बना रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। डेबिट साइड में सारे क्या आने, अभी मैंने बताया एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड में सारे क्या आएंगे, लॉस, क्रेडिट साइड में सारे क्या आ जाएंगे, गेन्स। अब मुझे लॉस कब होगा, जब भी मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। गेन्स कब होंगे, जब एसेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटीज कम हो रही है। एक एक करके इनकी एंट्री लिखते हैं, बात और समझ में आ जाएगी जी। लिखे जी, इसी की जर्नल एंट्रीज। इसमें पहली एंट्री फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब सपोज भाई एंट्री पूरे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है, 4 ही एंट्री बन रही है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या चीज बन जाएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, बताओ भाई प्रॉफिट या लॉस, लॉस। तो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन की डेबिट में। तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। नेक्स्ट, तीसरी एंट्री फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। उसमें बोल दे कि भैया लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस। कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन की डेबिट में। तो जर्नल एंट्री क्या जी बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। नेक्स्ट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हमारे लिए क्या हो गया जी, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया तो कहां जाएगा जी, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। एंट्री क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये तो सारी सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं, पर इसके अंदर जो 2 एंट्री और बड़ी अच्छी आएंगी वो ये है कि जब अब हम लोगों ने पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, उस पर या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसको बांटेंगे। तो अगली एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। अब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आपको उस पर प्रॉफिट हो गया। भाई ध्यान देना, प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंस क्या है, क्रेडिट। बांटोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी। अमाउंट कौन सी रेशो में बढ़ जाएगा जी, ओल्ड रेशो। और एक लास्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन लॉसेस। अब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस हो गया तो क्या एंट्री बन जाएगी, लॉस हो गया तो इसका बैलेंस क्या है, डेबिट। बांटोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री ABC टू रीवैल्यूएशन। और ये सभी एंट्री सेम है हर चैप्टर में।